ग्रेटर देन 2 वीक्स अगर अल्सर हील नहीं हो रहा है तो अर्ली साइन हो चुका है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कैंसर जो आपको अर्ली स्टेज पे अगर पता लग जाए, आप अपनी, अपने फैमिली, अपने नोन, अपने लव्ड वंस की जान बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब क्या होता है कि अर्ली में स्टार्टिंग में क्या होगा कि छोटी सी गांठ होगी, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ है आज की डेट में जो इशू होता है, अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे कि फीमेल सेल्फ असेसमेंट कर लें अपना। कैंसर है ना, डिजीज तो है ही है, साथ में इसके साथ फैमिली भी आती है, सब कुछ आता है। तो अकेला पेशेंट सफर नहीं करता इसमें फैमिली पूरी की पूरी सफर करती है। नो पेन मीन्स नो कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज में कैंसर के अंदर पेन होता ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नो पेन नो कैंसर, गुटखा डेली बट नो प्रॉब्लम येट। नहीं, बिल्कुल। ये तो रिस्क फैक्टर है ना, सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। हेड एंड नेक कैंसर के अंदर सबसे मेन रिस्क फैक्टर आता है गुटखे का, वही आगे चल के नॉन हीलिंग अल्सर आता है। मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है, जर्म सेल ट्यूमर, जो युवराज सिंह को हुआ था, वही उसको है। 3 साइकिल में उसकी कंप्लीट कर चुका हूँ। 3 मंथ्स हो गए हैं उसके ट्रीटमेंट को चलते हुए। पेशेंट स्टेबल है, अच्छा खासा है। लेकिन जब भी वो आता है ना हॉस्पिटल, तो उसके दिमाग में हजारों क्वेश्चन होते हैं कि मेरे नाखून में दर्द हो रहा है सर, अगर मैं नाखून काटूंगा तो ये नाखून निकल तो नहीं जाएगा। तो मतलब अगर उसके क्वेश्चन से अगर इरिटेट हो जाऊंगा तो फिर वो अपनी होप ही छोड़ देगा। टुडे इज एपिसोड 2 ऑन द कैंसर अवेयरनेस। अब हम सीरीज के अंदर वे सारे एरियाज कवर अप करेंगे जो आपको, आपके फैमिली को जानने की रिक्वायरमेंट है। लास्ट टाइम इंट्रोडक्टरी हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर बात की है। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कैंसर जो आपको अर्ली स्टेज पे अगर पता लग जाए, आप अपनी, अपने फैमिली, अपने नोन, अपने लव्ड वंस की जान बचा सकते हैं। और ये जो पूरी सीरीज है वो हम लेके चल रहे हैं डॉक्टर योगेश के साथ। हेलो सर, क्या हाल चाल है? हाय, अच्छा। नया साल स्टार्ट हुआ है तो ये सीरीज़ आई थिंक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। पहली बात तो आपके अकॉर्डिंगली हमने जो आज का टॉपिक चूज़ किया है, अर्ली सिग्नल्स, अर्ली सिम्टम्स, तो कितना पॉसिबल है टाइम से पहले पता लगना, जिसको लेकर आज हम बात डिटेल में करने वाले हैं। ये अगर अपन देखते हैं कि टाइम से अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं किसी भी बीमारी के, मान लो, वो स्टार्टिंग फेज में इग्नोर किए जाते हैं। ओके। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी नॉर्मल इंसान है, उसको कोई भी, सपोज करो कहीं पे भी कोई लंप हो रहा है, कोई भी गांठ हो रही है। अब स्टार्टिंग में ये नहीं है कि कैंसर का जो कैंसर की गांठ ये है और इसके अंदर आपका पेन होना ही होना है। वो पेनलेस होगी, स्टार्टिंग में साइज छोटा होगा, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। लास्ट में जाके फिर जब उसमें पेन होना स्टार्ट होता है, तब फिर जो भी इंडिविजुअल होता है या कोई भी पेशेंट होता है, वो ध्यान देता है उसके ऊपर कि हाँ अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उससे पहले वो क्या करता है, होम रेमेडीज हो गई, आसपास के लोगों ने कुछ बता दिया कि हाँ जी ये कर लो, इससे ये कम हो जाएगी। तो अर्ली डिटेक्शन आज भी 2026 के अंदर अपन आ चुके हैं, ईयर बाय ईयर टाइम निकलता जा रहा है। आज भी सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है अर्ली डिटेक्शन, जो कि हम एक उस लेवल तक अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पेशेंट या लोग जिनको भी जो सिम्टम्स अर्ली आते हैं ना, स्टार्टिंग वाले, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर लोग इग्नोर करना छोड़ दें तो हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आप उसका, लोगों की लाइफ भी बचती है उसमें, पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है, और अपने परिवार के साथ वो लंबी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो जैसे आपने अभी लंप की बात की, गांठ की बात की, तो कितना % चांस है कि उसमें उस लंप वाला या कोई भी सिम्टम जो हम कह रहे हैं वो डिजीज़ होने के, कैंसर होने के चांसेस मिल सकते हैं? क्योंकि मैंने जो नॉर्मली देखा है, नॉन में गांठें आजकल मिल जाती हैं, तो वो कैंसर की हैं। तो कि अब ये ऑडियंस में भी थोड़ा सा इसको लेकर डर भी जाए, बिल्कुल कि या तो अब तो यार कैंसर वाले सिम्टम में हम आना स्टार्ट हो गए। हाँ। क्या इसका ये सिग्नल? नहीं, देखो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जगह होती है अपनी अलग अलग। सपोज करो सबसे ज्यादा जो लंप देखने को मिलता है ना, वो ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। ओके। ऐसा नहीं है कि फीमेल को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब क्या होता है कि अर्ली में स्टार्टिंग में क्या होगा कि छोटी सी गांठ होगी, ठीक है।
उसमें क्या है, सबसे मेन चीज है आज की डेट में जो इशू होता है, अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे कि फीमेल सेल्फ असेसमेंट कर लें अपना। मतलब सामने सेल्फ असेसमेंट के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन आज भी को मतलब 5 to 10% फीमेल्स ही होंगी जो सेल्फ असेसमेंट करती होंगी। ये भी मैंने रेशियो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको। तो कोई भी सेल्फ असेसमेंट करता नहीं है। धीरे धीरे वो लंप क्या होता है, जो गांठें होती हैं वो बड़ी होती हुई चली जाती हैं। फिर जब वो पेन करना स्टार्ट करती हैं या फिर वो हार्ड हो जाती हैं अपनी जगह के ऊपर, हार्ड हो गई, आपने जैसे टच किया और उसने मूव नहीं किया, वहीं की वहीं वो गांठ पड़ी हुई है, जो लंप है वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, तब फिर ध्यान देता है कि हाँ अब इसको आगे फर्दर टेस्टिंग करवाई जाए। तो नॉर्मली लंप कहाँ हो सकता है, अपना ब्रेस्ट में हो गया, ठीक है, एक्जिला जो अपनी बगल होती है वहां मिल गया, अपना इंग्वाइनल रीजन में मिल गया, नीचे मिल गया अपना, ठीक है, सर्वाइकल मिल गया, गांठ कहीं पर भी हो गई वहां पे मिल गया। तो ये चीजें पहले स्टार्टिंग में एक छोटा सा होता है, पेनलेस होगा। देखो सबसे मेन चीज है कि ये नहीं है कि अर्ली साइन अगर कैंसर का निकला है तो वो पेन करेगा। पेशेंट यही कहते हैं आगे कि जी हमें तो दर्द तो हुआ ही नहीं है, कैंसर कैसे हो सकता है। तो ये गलत चीज है, ये मिथ है कि कैंसर अगर होगा तो पेन होगा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो पेन होता है लास्ट स्टेज में जाके पेशेंट को, जब डिजीज बढ़ जाती है और अपनी लास्ट स्टेज पे वो पहुंच जाती है। तो अपना आर्म पिट्स हो गए, एक्जिला हो गया, और ब्रेस्ट हो गई, इंग्वाइनल रीजन हो गया, सर्वाइकल रीजन हो गया। तो यहाँ पे वो लंप मिलेंगे आपको, स्टार्टिंग में सॉफ्ट मिलेंगे, धीरे धीरे वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप उनको पकड़ेंगे, टच करेंगे, तो वो हार्ड फील होंगे, अपनी जगह के ऊपर स्टेबल रहेंगे। वो इधर उधर गांठ, जैसे नॉर्मली ब्रेस्ट में देखा होगा तो माउस वाली, जैसे चूहे को पकड़ते हैं अपन, पकड़ते हुए भागता है, वैसी वाली गांठें होती हैं, वो मोस्टली कैंसरस नहीं होती हैं। लेकिन ये जो अर्ली स्टेज वाली जो ये गांठें होती हैं, धीरे धीरे आगे चल करके फिर ये कैंसर के रूप में बदलती हैं। तो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट कोर्स। तो इसका टेस्ट कौन सा होता है, अगर साथ इसके ऊपर बात करें हम तो? देखो टेस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आपका अगर सपोज करो छोटी गांठ है, तो छोटी गांठ है तो मेनली क्या होता है, जो भी रीजन आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले गए, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तो आप जाओगे नहीं छोटी सी गांठ लेकर के। आप पहले या तो किसी सर्जन के पास जाओगे, या फिर जो फीमेल है वो गायनी वाली के पास जाएगी। तो वहां जाने के बाद वो अल्ट्रासाउंड लिखेंगे उनका, वो अल्ट्रासाउंड आपने करवाया, उसमें आपको गांठ पता चला कि हाँ जी ये गांठ है, तो उसमें क्या करते हैं वो, स्टार्टिंग में कोई भी फील नहीं करता कि यार इसको कैंसर हो सकता है, ठीक है, तो वो एफएनएसी करवाते हैं। एफएनएसी का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फिर उसकी जो रिपोर्ट आती है, अगर उसमें मैलिग्नेंसी आ रही है, एटिपिकल सेल्स आ रहे हैं, तो फिर हम फर्दर करते हैं एफएनएसी। हमारी वाली बुक के अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कभी भी एफएनएसी एडवाइज नहीं करेगा, क्योंकि देखो पेशेंट, पेन तो होता ही है ना। आप अगर निडल अगर पंक्चर कर रहे हो स्किन के अंदर, तो पेन तो होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि जब आपको एफएनएसी के बाद बायोप्सी करवानी है, तो आप डायरेक्ट बायोप्सी पे हो जाओ। एफएनएसी करवाने का कोई फायदा नहीं है। अब आपको पता चल गया कि मैलिग्नेंसी है जी, कैंसर निकल गया है एफएनएसी के बाद, आपको फिर भी करवाना तो पड़ेगा ही ना, आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। अब आप बायोप्सी करवाने के बाद, क्योंकि एफएनएसी के सैंपल से आपकी कभी भी बायोप्सी की रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती, आपको टुकड़ा चाहिए ही चाहिए। अगर आपने निडल में एस्पिरेट कोई चीज करी है, तो वो आपको एक लिमिटेड चीज देगी कि हाँ जी इनको मैलिग्नेंसी आ गई, इनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो मतलब पहले उसको निकलवा लें? निकलवाना नहीं होता है। जैसे सपोज करो ब्रेस्ट के अंदर गांठ है, ठीक है, तो ब्रेस्ट के लिए क्या होगा, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, ठीक है, मेमोग्राफी करवाई, फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइज बढ़ रहा है, क्योंकि ये मैं अर्ली साइन बता रहा हूँ, अभी तो लेट साइन अपन डिस्कस करेंगे, वो अलग ही होते हैं। उसमें तो पेशेंट को क्लियर कट इंडिकेशन आ जाती है कि हाँ जी मुझे कुछ ना कुछ बीमारी तो है, लेकिन वो उस कैंसर तक नहीं सोच पाता, क्योंकि उसको पता है कि कैंसर स्टार्टिंग में सोच लिया तो फिर तो होपलेस हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, एफएनएच मतलब जैसे सपोज करो कोई भी गांठ है, उसमें हमने एक निडल लगाई और अपन ने सैंपल ले लिया, बस गांठ वहीं की वहीं है, फैलेगी नहीं, ना एफएनएसी से फैलती है ना बायोप्सी से फैलती है। पानी की गांठ नहीं है, सॉलिड की बात कर रहे हैं अपन। पानी की अगर गांठ होगी तो वो फैलेगी, वो क्लियर सी बात। सिस्टिक लीजन जो भी होगा ना, आप गुब्बारे में, जो लास्ट बार मैंने बताया था, गुब्बारे में पानी भरा है, पंक्चर करोगे तो फट जाएगा ना, तो सिस्टिक लीजन को कभी पंक्चर नहीं करते हैं। सॉलिड चीज को, ईंट को आप तोड़ सकते हो, आपने गुब्बारे के अंदर नहीं मारना है कभी भी। तो गांठ वहीं की वहीं रहेगी। अब उसमें सपोज करो हमें दिख गया कि एटिपिकल सेल है, मतलब कैंसर की कोई सेल हमें दिख गई, उसका काम एफएनएसी का इतना ही था कि हमको बता दिया। अब मुझे वापस से उस साइट को पंक्चर करना पड़ेगा,
ठीक है, पंक्चर करूंगा, फिर मैं चावल के जितना जो दाना होता है बायोप्सी का वो निकाल के लाऊंगा एंड उसको मैं टेस्टिंग के लिए भेजूंगा। फिर मैं वेट करेंगे 2 to 3 डेज, बायोप्सी की रिपोर्ट में आते हैं। अब सपोज करो ब्रेस्ट के अंदर है, बायोप्सी की रिपोर्ट पे अपन कुछ नहीं कर सकते, हमें ये पता लग गया कि बायोप्सी के अंदर कैंसर आ चुका है। अब हमें इसकी आईएससी जो फर्दर टेस्टिंग होती है जिसमें रिसेप्टर्स आते हैं वो हमें बताना, वो एक वो लेट चीजें हो गई। जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स पे कर रहे हैं कि अर्ली साइन क्या है, लेट साइन क्या है। अगर हर किसी को अगर ये चीज पता हो ना कि अर्ली साइन ये हो सकते हैं, लेट साइन ये हो सकते हैं, लेट साइन तो वो पकड़ ही जाते हैं। मेनली जो मिस होता है ना वो अर्ली साइन मिस होते हैं। अगर अर्ली साइन हमें ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी में पता हो ना तो इसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है अर्ली डिटेक्शन का, कि भाई कैंसर हमने लेट स्टेज में डिटेक्ट ना करके, हाँ इजी हो जाएगा। इसमें सब कुछ मतलब देखो कैंसर है ना, डिजीज तो है ही है, साथ में इसके साथ फैमिली भी आती है, सब कुछ आता है। तो अकेला पेशेंट सफर नहीं करता इसमें फैमिली पूरी की पूरी सफर करती है। और इसके अलावा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो भी सफर करते हैं, क्योंकि एक डर का माहौल बैठ जाता है कि भाई ये तो इनको हो गया, अब इनके बच्चों को भी होगा, सबको होगा, क्योंकि आज भी ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है। वो मिथ्स आ रखे हैं सब। तो इसमें अगर हम बॉडी के पार्ट वाइज चलें तो सबसे पहले कौन से टॉपिक को लेकर हम जैसे हेड वाइज स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, हेड एंड नेक से ही। ठीक है, तो हेड एंड नेक में सिंपल सी बात है, ये आपको अगर अपन माउथ की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं, मुंह के अंदर की, ब्रेन काफी वास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ब्रेन के अगर मैं आपको सिम्टम्स अगर करवाने लग गया तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें चीजें अलग अलग हो जाती हैं। किसी को दौरे भी पड़ते हैं, किसी को हेडेक, वर्टाइगो। चलो अपन स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी को हेडेक हुआ है, ठीक है, हेडेक के साथ उसको वर्टाइगो भी है, मतलब चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं। आपने मेडिकल में या एक आधी बार किसी भी टाइम आ रहे हैं आपको, स्टार्टिंग में जैसे आपको सिम्टम्स, आपको लक्षण स्टार्ट हुआ है सर में दर्द से आपके साथ चक्कर भी आ रहे हैं। आपने क्या किया कि मेडिकल स्टोर पे गए, पेन किलर ले लिया, चक्कर की दवाई ले ली, उसके बाद 1-2 दिन ठीक रहा, वापस से सेम चीज होने लग गई। पेन के अब की बार आपको हो सकता है कि ऐसा सिम्टम भी आ जाए कि नोजिया, की उल्टी आने का मन कर रहा हो और उल्टी आ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी एज भी इस तरीके चल रही है कि 40, 35, 40, 45 के अराउंड में है। तो क्या करते हैं, इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। सब ये कहते हैं यार सीटी करवा लो, मतलब जब अब आप इमरजेंसी में आप लेके जाएंगे कभी भी पेशेंट को, तो वो यही कहेंगे कि सबसे पहले हम सीटी करके देखते हैं, कभी ऐसा ना हो कि ब्रेन में कुछ चल रहा हो ऐसा। तो वो सीटी करेंगे, सीटी में एज सच उनको अगर कोई मास पड़ा हुआ, अब बाहर से तो स्कल फाड़ के तो ब्रेन निकल नहीं सकता, अगर अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अब रास्ता तो बनाएगा ही बनाएगा ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे हर्निएट हो जाएगा। इससे लाइफ का खतरा तो रहता ही रहता है, और एट लास्ट डेथ। तो हेडेक हो गया, वर्टाइगो हो गया, जो कि आपके रिलीव नहीं हो रहे अपनी नॉर्मल एनाल्जेसिक से, जो भी दर्द की दवाइयां आप ले रहे हो उससे वो 1-2 दिन होता है, फिर 1-2 दिन के बाद चालू हो जाता है। तो इस इंडिकेशन में आपको डॉक्टर से स्टार्टिंग फेज के अंदर अगर मिल लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा मेरे पास आओ या किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओ, बस आप सीधा न्यूरो के डॉक्टर के पास जाओ, इमरजेंसी में एक बार एडवाइस लो। अगर वो कुछ बोलते हैं टेस्ट, तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, डेफिनेटली उनकी जो इतनी लॉन्ग स्टडी है उसके बेस पे बोला होगा, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं। जब ये लेट होंगे तो लेट में क्या होगा कि पेशेंट को दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर एक सिंगल, जैसे आज सपोज कीजिए 45 ईयर का एक पेशेंट है, हेडेक वर्टाइगो के साथ आया जी, 1 महीने पहले इनको सर में दर्द और चक्कर हुआ था जी, आज इनको दौरे पड़ गए, जबकि पेशेंट को कोई हेड इंजरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, बचपन में कभी दौरे नहीं आए थे, एकदम से दौरे आ गए। कोई भी पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ सीधे दौरे आ गए। तो ये लेट साइन हो गए। फिर आप आने के बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड, अब आ जाइए आप अपने, अगर माउथ की बात करते हैं तो माउथ में सबसे कॉमन है विलेजेस के अंदर नॉर्मल जो भी गुटखा और बीड़ी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग वाले जितने भी होते हैं, उनमें सबसे कॉमन है माउथ अल्सर। अब माउथ अल्सर इसमें मैं साथ इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई नहीं भी करता है तो कुछ कहते हैं कि भैया होने वाले को तब भी हो रहे माउथ कैंसर हो जाते हैं। मैं आपको रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ, ये रिस्क फैक्टर हैं। टबैको च्यूअर्स हो गए, आपका स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल अब्यूज हो गया, जो
तो ये रिस्क फैक्टर हैं जो कि प्रमोट करते ही करते हैं। रिस्क Okay. फैक्टर हो गया तो एडिशनल चीज हो गया, जो नहीं करता उसके लिए अच्छा है कि वो नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो करेगा उसको होगा ही होगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। कोई रूल ऐसा नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन बस क्या है कि इंसिडेंस रेट इंक्रीज हो जाता है, रेशियो बढ़ जाएगा। रेशियो बढ़ जाएगा। अब सबसे मेन चीज है कि जैसे सपोज कीजिए कोई भी पेशेंट है, उसको अल्सर हो गया, मुंह के अंदर अल्सर हो गया, छोटा सा छाला हुआ था, ओके, और वो मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं सारे के सारे, अब छाले के लिए तो या डॉक्टर तो के पास कोई जाएगा अपने नहीं फ्रेंड्स के पास को किसी ना किसी के सर्किल में कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता है, वो अपने उनके पास कॉल कर लेंगे, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो जी, पेट साफ नहीं हुआ होगा, सिरप लूज ले लो जिससे कि पेट साफ हो जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं बताएंगे। अब आपने मेडिसिन ली, 2 दिन ली, 3 दिन ली, वो ठीक हो गया, 1-2 दिन के बाद वापस से हो गया, वो हील ही नहीं हो पा रहा। क्यों? आप खाना तो खा ही रहे हैं ना, ठीक है, अपनी जितनी भी मिर्च है, मिर्च हो गई, आपके मसाले हो गए, वो आप ले ही रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अल्सर क्या होगा, नॉन हीलिंग हो जाएगा, मतलब हील ही नहीं हो पा रहा वो अल्सर ग्रेटर देन 2 वीक्स। अगर अल्सर हील नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मन में डाउट आ जाना चाहिए कि नॉन हीलिंग अल्सर एक रिस्क फैक्टर हो गया, एक मेन अर्ली साइन हो चुका है कि पेशेंट को कैंसर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन 90% के अराउंड उसको कैंसर हो सकता है, तो वो अपना अर्ली स्टेज के अंदर ही ट्रीटमेंट करवाए, मतलब कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाए और अपना जो कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन से लास्ट इन्वेस्टिगेशन है वो करवानी चाहिए। सेकंड, जो भी मोस्टली जो जिसमें देखा जाता है, जो मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं, वही बीड़ी, हुक्का, पान, तंबाकू वालों के मुंह खुलना बंद हो जाता है, मतलब लिमिटेड ओपनिंग हो जाती है माउथ की। तो लिमिटेड ओपनिंग भी अगर माउथ की है तो ये भी अर्ली साइन है आपका, ठीक है, जकड़ जाता है, हाँ थोड़ा सा, मतलब यार मुंह खुलने में दिक्कत होती है कि क्योंकि अगर डिजीज होगी ना, पेन तो स्टार्टिंग में पेन नहीं होगा आपको, बस आप देखो नॉर्मली अगर जो गुटखा लवर्स हैं और जो आपके स्मोकिंग वाले हैं, उनके अंदर यही होता है कि वो उनकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे डाउन होती हुई चली जाती है, कम होती है, एक टाइम के ऊपर होगा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है माउथ ओपनिंग। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब वो ये फिर लेट साइन बन जाता है, फिर उसके बाद जाके वो डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वो एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर ये आज की डेट में सब गूगल के पढ़े लिखे हैं और ऊपर से चैट जीपीटी और आ गया है, एआई आ गया है। अब उसमें क्या करेंगे, वो पहले तो एआई से पूछेंगे, वो जाके सारी चीज तो डॉक्टर को पहले ही बता देंगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, फिर वो सोचेंगे कि नहीं अब इसके पास नहीं, अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास चलता हूँ। पहले वो गवर्नमेंट में जाएंगे, फिर वो प्राइवेट में घूमेंगे, जब उनके 20-30 हज़ार रुपए लग जाएंगे, फिर जाके वो कहीं पे स्टेबल होंगे, तब तक डिजीज अगर सच में हुई तो वो बढ़ चुकी होगी, फिर उसको डायग्नोज करने में 10-15 दिन चाहिए। तो बेसिकली ऐसे टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है, इसलिए हम आज तक वो रेशियो अचीव नहीं कर पा रहे हैं अर्ली डिटेक्शन का। हम प्रिवेंट तो तब करेंगे ना जब हम डिटेक्ट करेंगे, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, क्योंकि लोग अभी तक इतने अवेयर ही नहीं हो पा रहे कि ये जो साइन है हो सकता है बाद में चल के कैंसर में बदल जाए। तो ये अपने मेनली आपका माउथ का मेनली यही होता है कि नॉन हीलिंग अल्सर होगा, वो कहीं भी हो सकता है जी आपके, वो आपके दोनों जो बक्कल म्यूकोजा हैं अंदर की साइड वहां हो गया, जीभ के ऊपर हो गया, आगे हो गया, जीभ के पीछे वाले हिस्से के अंदर हो गया, गले में कहीं पे हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो कि नॉन हीलिंग के अंदर बनती हैं और लास्ट में जाके ये कैंसर का रूप लेती हैं कंफर्म, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाओगे। बी कॉम्प्लेक्स कब तक काम करेगी यार? कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट कह रहा है कि नहीं मैं तो ठीक ही फ्रेश हो रहा हूँ, अच्छे से फ्रेश होने जा रहा हूँ, तो फिर अकेले बी कॉम्प्लेक्स के सहारे आप कितनी बीमारियों को ठीक करोगे? जो कि ये ओवर द काउंटर ड्रग जो मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं फार्मासिस्ट, ये दे देते हैं पेशेंटों को, और पेशेंट भी ले लेता है, क्यों? खर्चा नहीं है ना, ये जो छोटा खर्चा है बाद में जाके बड़ा खर्चा बनता है, बहुत महंगा पड़ता है। कैश के पेशेंट तो जल्दी से अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं इस चीज को। तो अब माउथ के बाद नेक, लंग, इनमें माउथ के बाद आप मोटे मोटे देखिए कि आपका फिर लंग आ जाता है, ठीक है। तो फेफड़े के अंदर क्या होगा, फेफड़े के अंदर मैक्सिमम क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि 35-40 ईयर वाले के आपको कैंसर मिल जाएगा। इसमें वैसे स्मोकिंग ही रोल प्ले करता होगा? स्मोकिंग तो करता ही करता है, इसके साथ है ना रिस्क फैक्टर और भी होते हैं, जैसे पेशेंट को कभी टीबी हुआ है जी, टीबी एक रिस्क फैक्टर है, कभी सीओपीडी का पेशेंट है, मतलब क्योर भी हो चुका है, क्योर भी हो चुका है तो भी रिस्क फैक्टर तो वो रहेगा ही रहेगा। एक सीओपीडी है जो सांस की बीमारी जो 60-70 साल के बूढ़ों में मिलती है, जिनको मशीन लगानी पड़ती है बार बार, बाईपाइप वाली मशीन, घर भी रखते हैं, जैसे ही मौसम चेंज हुआ उनके अंदर वापस से सांस फूलने वाली बीमारी स्टार्ट हो जाती है।
तो उनके अंदर भी ये रिस्क फैक्टर होता है। तो इसके जो मेन अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे सपोज करो कोई भी नॉर्मल बंदा है, उसने 65 ईयर एज है, 60-65 ईयर एज, आज तक कोई लक्षण नहीं था, स्मोकिंग की थी और उसने स्मोकिंग आज भी कर रहा है या फिर छोड़ चुका होगा। तो उसने जैसे ही एक दिन उसने देखा कि भाई स्पूटम में ब्लड आ रहा है, मतलब कि उसने थूका और उसमें से ब्लड आ गया, ये एक अर्ली साइन है कि आपको अगर स्पूटम में ब्लड आया है, थूक में खून आया है, तो नॉर्मल तो नहीं है। क्योंकि नॉर्मल आप डेली रूटीन में थूक रहे हो, उसमें तो ब्लड नहीं आया, आज ब्लड आया है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस ऊपर नीचे होने लग गया, सांस फूलने लग गया, कफ हो रही है, कंटिन्यू कफ हो रही है, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 2 वीक से ज्यादा हो गया, तो वो सोचना चाहिए, वो अर्ली साइन हो सकता है। कफ में तो तो ये दमा वगैरह नहीं बनेगा? देखो, दमा अस्थमा अलग है, सीओपीडी अलग है, ठीक है, ये बोलते सांस की बीमारी है, लेकिन अभी अपन जो अर्ली साइन में जो होते हैं, आपको अस्थमा का पेशेंट दिख जाएगा, आपको सीओपीडी का पेशेंट अलग से दिख जाएगा, फर्क हाँ, लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। अब ये कहेंगे कि जी ये सीओपीडी तो चलो हमारे ठीक था, कैंसर हुआ, लेकिन हमारे पेशेंट को तो दर्द ही नहीं है। अब दर्द ही नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कैंसर हो ही नहीं सकता। अर्ली स्टेज में कभी किसी को दर्द होगा ही नहीं, लेट स्टेज में दर्द होगा जब बीमारी इनफिल्ट्रेट कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी, चाहे वो हड्डी में घुसे, चाहे किसी ऑर्गन में घुसे, तो तब उसको दर्द होना स्टार्ट होगा। अर्ली स्टेज में कभी दर्द नहीं होगा। तो यही हो गया, थूक में खून आ गया आपके, थोड़ा बहुत सीढ़ियां चढ़ते आप थकने लग गए, कफ हो गया कंटिन्यू। अब बाद में क्या होगा, ये अर्ली साइन हो गए, अभी देख लिया तो देख लिया, अब लास्ट में क्या होगा कि पेशेंट को बैठे बैठे डिस्निया होने लग गया, ठीक है, और कंटिन्यूस ब्लड आने लग गया, वॉमिट जो स्पूटम के अंदर, थूक के अंदर कंटिन्यू ब्लड आने लग गया। फिर जाके वो करवाएगा, फिर वो पहले एक्सरे करवाएगा, फिर वो सीटी करवाएगा, वहाँ दिखेगा मास है, फिर हम जाएंगे होल बॉडी पैट सीटी पे, फिर वो पैट सीटी होगा, फिर उसके बाद उस पेशेंट का क्या करेंगे, फिर पल्मोनोलॉजिस्ट जो अपने छाती रोग विशेषज्ञ जिसको अपन बोलते हैं, वो उसमें से बायोप्सी लेंगे, उस बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी 3 to 4 वर्किंग डेज में, देन फिर आईएससी की रिपोर्ट आएगी 7 to 10 वर्किंग डेज में। तो ये टाइम पीरियड देख रहे हैं कितना लैप्स हो चुका है, कब सिम्टम स्टार्ट हुआ था, पेशेंट को डिटेक्ट कब हो रहा है, लेट स्टेज में उसने डिटेक्ट किया, अब डिटेक्ट होने के बाद भी ट्रीटमेंट कितना लेट स्टार्ट हुआ। मतलब कैंसर को अगर आपने डिटेक्ट कर लिया ना, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डिले होता है, क्योंकि जब तक प्रॉपर रिपोर्ट्स आपके पास नहीं होंगी ना, तब तक आप इसका इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर कैंसर की दवाई अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सब कैंसर एक जैसे हैं और सब कैंसर की सेम दवाई चलती है, ना तो किसी मेडिकल स्टोर पे आपको दवाई मिलेगी, और हर कैंसर की दवाई अलग अलग होती है। क्या सबके एक्सपर्ट डॉक्टर भी अलग बटे होते हैं? नहीं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, तो वो अपना, अब इसमें देखो ब्लड कैंसर हो गया, जैसे ब्लड कैंसर हो गया तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एक्यूट, जैसे हम क्रोनिक ब्लड कैंसर ठीक कर लेते हैं, एक्यूट नहीं करते हैं, एक्यूट करेगा हिमेटोलॉजिस्ट ही, जो खून वाला जो डॉक्टर होगा ना, खून, और जो क्रोनिक वाला हो गया उसमें हमें पता है कि कैसे क्या करना होता है, नहीं तो मैक्सिमम क्या करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक सारा हिमेटोलॉजिस्ट ही देखता है। उसके अलावा बॉडी में चाहे कहीं पे भी है, वो सारा का सारा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देख सकता है, लेकिन किसी किसी जगह, जैसे फॉरेन का अगर अपन बात करें तो ब्रेस्ट का कोई स्पेसिफिक अलग से है, पेट का अलग से है, लंग्स का अलग से है, तो वो इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, वही देखता है सारा का सारा, क्योंकि ट्रीटमेंट सारा का सारा एनसीसीएन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना है। ये तो है नहीं कि आपके दिमाग में ये आ गया, हाँ जी ये स्टार्ट कर देते हैं, क्या पता ये काम कर जाए, तुक्के वाला काम नहीं चलता इसके अंदर। इसमें परफेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये अपना लंग की बात अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट है जैसे ब्लीडिंग और नॉन हीलिंग वाउंड्स को लेकर क्या सिम्पटम्स? नॉन हीलिंग वाउंड्स तो वही हो गए कि आपका जो अल्सर वाले में आपने बताया था, जैसे नॉन हीलिंग अल्सर तो एक तो वही हो गया। सेकंड, पेशेंट को दो चीजें हैं, नॉन हीलिंग मतलब हील क्यों नहीं हो रहा है, या फिर डिले हीलिंग क्यों हो रही है। डायबिटिक है सपोज करो कोई भी पेशेंट, एक रिस्क फैक्टर हो गया वो भी, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने सारी खून रोकने की दवाई भी दे दी है, तब भी ब्लीडिंग रुक जाती है, फिर हो जाती है, तो ये अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो गई आपकी, जबकि आप कोई खून पतला करने की दवाई नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। तो इसके अंदर तो ये आगे चल करके कैंसर बनना ही बनना है इनको। अगर हम पहले अगर देख लें तो अच्छा है, अगर लेट देखेंगे तो फिर पछताना रह जाता है हाथ में, फिर पैसा भी जाता है, लाइफ भी जाती है, फैमिली सफर करती है, सब कुछ सफर करते हैं। तो इसमें जो फीमेल वाले में ब्रेस्ट के अलावा भी और कोई केस बनते हैं क्या? हाँ, मतलब देखो मेल फीमेल में ऐसा नहीं है कि मतलब कैंसर फीमेल के लिए ज़्यादा होता है या मेल के लिए कम होता है।
फीमेल में ये है कि ब्रेस्ट कॉमन हो जाता है। अब नीचे का अगर अपन देखें, सर्विक्स वाला रीजन देखें और सारा देखें, उसको क्या करते हैं ना कि मतलब ये पॉलिसी बना रखी है कि शाई होती है, मतलब थोड़ा सा शर्म करती हैं कि मैं अगर बताऊंगी तो अगला पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। तो यही है, अगर आपको अर्ली सिम्टम्स नीचे के रास्ते से भी दिखते हैं, महामारी के गुण अगर दिखते हैं, आपको लक्षण दिखते हैं, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? स्मेल आएगी नीचे से, फाउल स्मेलिंग होगी, दूसरा वाइटिस डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप मीनोपॉज जब हो गया है, जब पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लीड हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीड हो रहा है, वो हो सकता है। उसके अलावा आप ये मान के चले, आपने फिजिकल रिलेशन बनाए किसी के साथ, उसके बाद आपको इंटरकोर्स के बाद आपको ब्लीड हो रहा है, तो ये चीज़ें मेन होती हैं, ये अर्ली साइन होते हैं। अगर आप इनको पकड़ जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में तो अगर डिजीज़ ने इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट किया तो वो इंक्रीज होती जाती हैं। तो आजकल जो फीमेल्स हैं वो शर्म के कारण मान लो आप, या अवेयरनेस मान लो, लैक ऑफ नॉलेज मान लो, जिसकी वजह से वो बता नहीं पाती हैं। नहीं तो गायनी आज की डेट में तो हर जगह फीमेल गायनी अवेलेबल है, ठीक है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जिनको अपन बोलते हैं, उनके पास जाके वो इजीली बता सकते हैं। अगर देखो आज की डेट में तो मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर फीमेल जो अपनी विलेजर्स वाली होती हैं, टाउन वाले जो होते हैं, वो थोड़ा सा शर्म करते हैं कि भाई मेल के पास ना जाके फीमेल के पास जाएं, तो उनको टाइम से जाना चाहिए, टाइम से जाएं, जो इन्वेस्टिगेशन जो बताई जाए वो करवाएं। अगर कुछ एबनॉर्मल होता है तो आप फर्दर ट्रीटमेंट लें, नहीं तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कुछ ओवर थिंकिंग वाला केस भी तो बन सकता है ना? मतलब अगर अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंड फिर हर चीज को उस एंगल से देखने लग जाए। ओवर थिंकिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर पेशेंट, अब फिर वो है ना, हर चीज को यही लेने लग जाता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है, पेशेंट मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का है, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, जर्म सेल ट्यूमर जो युवराज सिंह को हुआ था, वही उसको है। 3 साइकिल मैं उसकी कंप्लीट कर चुका हूँ, 3 मंथ्स हो गए हैं उसके ट्रीटमेंट को चलते हुए। पेशेंट स्टेबल है, अच्छा खासा है, लेकिन जब भी वो आता है ना हॉस्पिटल, तो उसके दिमाग में हजारों क्वेश्चन होते हैं कि मेरे नाखून में दर्द हो रहा है सर, अगर मैं नाखून काटूंगा तो ये नाखून निकल तो नहीं जाएगा। तो मतलब अगर उसके क्वेश्चन से अगर इरिटेट हो जाऊंगा तो फिर वो अपनी होप ही छोड़ देगा। पहली बात तो उसको, वो लड़ रहा है कैंसर से, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर पे जाता है, वीकनेस आती है, भूख नहीं लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, जो नॉर्मल अपने मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, वो अगर उसको आ रहे हैं, और फिर उसके क्वेश्चन को मैं अगर नहीं सुनूंगा, जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, तो कौन ही सुनेगा फिर। नॉर्मल अगर वो किसी के पास मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाएगा, वो सीधा यही कहेगा, जी आप अपने कैंसर वाले डॉक्टर को दिखाओ जिनसे आपका इलाज चल रहा है। वो पचड़े में ही नहीं पड़ेगा, वो हाथ ही नहीं डालेगा कभी भी। तो ओवर थिंकिंग करो, लेकिन इतनी ओवर थिंकिंग भी नहीं कि पेशेंट खुद ही उसमें चला जाए पूरा का पूरा, और साइकोसिस में चला जाए, साइकेट्रिस्ट के पास उसको दिखाने की जरूरत पड़ जाए। ओवर थिंकिंग अच्छी है कि हाँ जी मैं पूरे शरीर का ध्यान रख रहा हूँ अब, लेकिन ज्यादा ना करे। अच्छा, इसमें कॉमन मिस्टेक इस ऑब्जर्वेशन के अंदर या नॉर्मल पार्ट में क्या आपके अकॉर्डिंग रखता है इंसान, जो इस एपिसोड में आपको लगता है कि कॉमन कंक्लूजन में रिक्वायरमेंट है? एक बार कॉमन मिस्टेक के अंदर देखो यही चीज होती है कि अर्ली जो साइंस होते हैं ना, जो भी लक्षण आते हैं अर्ली, पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है। सबसे मेन रीजन है कि हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो इसको इग्नोर कर देता है कि यार ये तो चलो कोई बात नहीं, छोटी सी चीज़ है, होम रेमेडीज यूज कर लेगा, मेडिकल स्टोर से दवाई ले आएगा, सब कुछ कर लेगा। तो सबसे मेन यही है कि सिम्टम्स को इग्नोर करना, बस उसको इग्नोर ना करे तो उसकी लाइफस्टाइल को हम और बेटर बना सकते हैं। अब इसी को लेकर मैंने रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें सारा समअप हो रहा है, एक एक करके उसको लेकर कंक्लूड कर लेते हैं। माउथ अल्सर फॉर 2-3 डेज, वरी और नॉट? 2 to 3 डेज का वरी नहीं है, लेकिन जब माउथ अल्सर होता है तो उस टाइम के ऊपर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ दो, ओके, ठीक है। और आपको तंबाकू अगर आप खाते हो, पान बीड़ी हुक्का जो भी है, उसको सबको क्विट कर दो। अगर आपको जल्दी हील करना है, अगर ये हील करने में टाइम लग गया ना इसको, तो आप प्रोन हो जाओगे कैंसर के पेशेंट होने में। ओके, लंप विद पेन डेंजरस? लंप विद पेन इज 100% डेंजरस। ओके, लास्ट स्टेज वाला हो गया ये पेशेंट का, मतलब लेट साइन हो चुके हैं। अर्ली साइन में लंप पेनलेस होगा आपका। ओके, ये लेट साइन आपके आ गए हैं, जिसके अंदर से लंप में से फिर देन पस भी निकल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है।
धीरे धीरे जब बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर पेशेंट पहुंचता है। ओके, नो पेन मीन्स नो कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज में कैंसर के अंदर पेन होता ही नहीं है। हम्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नो पेन नो कैंसर। कभी इग्नोर नहीं करना है जो अर्ली साइन है, जो बताया गया है उसी के ऊपर, चाहे उनकी गांठ बांध लो, ये नॉर्मल से होते हैं कि भाई पेशेंट ऐसे तो पेन होगा। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वो तो पेन तो करेगा ही नहीं ना, वेट ही तो लॉस हो रहा है, उसमें आपको सिर्फ वीकनेस आएगी और कुछ होगा ही नहीं। गुटखा डेली बट नो प्रॉब्लम येट, इज इट सेफ? गुटखा डेली बट नो प्रॉब्लम येट? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। ये तो रिस्क फैक्टर है ना, सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। हेड एंड नेक कैंसर के अंदर सबसे मेन रिस्क फैक्टर आता है गुटखे का, वही आगे चल के नॉन हीलिंग अल्सर आता है। आप चाहे किधर से भी घूम के चले जाओ, पहुंचना आपको वहीं पे ही है। तो अवॉइड करोगे तो अच्छा है, नहीं अवॉइड करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। कफ फॉर मोर देन 3 वीक्स, ये वरी है। अगर 3 सप्ताह से ज्यादा कफ हो रहा है तो कुछ ना कुछ इशू चल रहा है अंदर, तो आपको टाइम से डायग्नोज करवाना चाहिए कि क्या बीमारी निकल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको निकलेगा ही निकलेगा कैंसर, कुछ भी निकल सकता है, हो सकता है टीबी निकल जाए, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना चाहिए उनको। ओके, कैंसर स्प्रेड बाय टचिंग? नहीं नहीं नहीं, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई सांप बिच्छू का जहर नहीं है, हाथ लगाने से नहीं फैलता है। अगर किसी को कैंसर हो भी जाए तो उसको आपको घर में अलग नहीं करना है, सोशली उसको ऐसा नहीं करना है कि आपके बर्तन अलग कर दिए जी, आपका खाना अलग कर दिया है, आपके बिस्तर अलग कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। घर में बच्चे खेल रहे हैं तो आराम से उनके साथ खेल सकते हैं, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। सर्जरी स्प्रेड कैंसर? सर डिपेंड करता है, ये मतलब ये अपन इसके ऊपर अपने को एक अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा सर्जरी के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है सर्जरी। अब सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस स्टेज में सर्जरी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट को देखना चाहिए, डायरेक्ट ओंको सर्जन के पास जाना चाहिए या सर्जन के पास या मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट के पास, डिपेंड करता है। जो आज की डेट के अंदर जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है तो आप किधर से भी घूम सकते हैं। अगर आप ओंको सर्जन के पास जाएंगे तो डायरेक्ट सर्जरी कर देगा, आप अगर मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको सर्जरी बताएगा, लेकिन वो अर्ली बताता है या लेट बताता है, डिपेंड करता है डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा है और मेटास्टेसिस कितना है। कि डिजीज एक जगह से जब दूसरी जगह पे डिजीज चली जाती है तो सर्जरी तो पॉसिबल है ही नहीं स्टार्टिंग में। अगर सर्जरी में एक सिंगल सेल भी छूट जाता है कैंसर का तो आपकी सर्जरी करवाई या ना करवाई, वो आप वहीं खड़े हो जाओगे जहां से आपने चलना शुरू किया था। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है, हाथ से बात निकल जाती है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको राय दी नहीं जी इसमें सर्जरी नहीं हो सकती, आप कीमो करेंगे पहले, 3 महीने के बाद सर्जरी करवाएंगे। आपको ओपिनियन लेने चाहिए, 2, 3, 4 जितने ओपिनियन, और जहां आपको ये लगे कि हाँ हमारे डॉक्टर 2-3 डॉक्टरों का सेम कहना है, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपको सर्जन के पास जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने सीधा सर्जरी का प्लान बना लिया, उसने सर्जरी भी कर दी, देन अगर उसमें डिजीज रह गई या कुछ भी निकल आता है सर्जरी में, वो आपको बोलेगा आप मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट को दिखा लो। तो हमें काम तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा ना, शुरू से जहां से चले थे हम वहीं पहुंच जाएंगे, तो इसके लिए अलग से करेंगे अपन। ओके, अर्ली टेस्ट सेव्स मनी? अर्ली टेस्ट सेव मनी मतलब आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी लाइफ भी लंबी होगी, और इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट भी नहीं होते, इतने कोई महंगे टेस्ट भी नहीं होते। कि टेस्ट की वजह से कॉस्टिंग किस रेंज में लगभग रहती है? टेस्ट की कॉस्टिंग अगर आप देखो तो आप एवरी ईयरली करवाओ, आप चाहे गवर्नमेंट से करवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे आपके। और आपके आसपास के अंदर गवर्नमेंट तो हर कहीं पे मिल जाता है, ठीक है। कुछ टेस्ट अगर एक तो बाहर से भी होते हैं तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए में हो जाते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हर साल आप पेट स्कैन करवाते ही रहो, ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते रहो, आप सीटी करवाते रहो। इतनी इन्वेस्टिगेशन पे तो हम तब पहुंचेंगे जब हमें अर्ली साइन दिखेंगे। अब पेशेंट स्टेबल है, अब कोई भी इंसान स्टेबल है, उसको रूटीन चेकअप करवाना है तो ब्लड के चेकअप करवाए, बस बात खत्म। तो नॉर्मल ब्लड के चेकअप में भी पता लग जाता है? डिपेंड करता है ना, कि मतलब अगर नॉर्मल ब्लड का चेकअप है तो उसमें आपने सारे, अगर सपोज करो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाए हैं, तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग कैंसर के मार्कर्स होते हैं, वो मार्कर्स को इंक्लूड कर देते हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, जो ये पेशेंट जो मेरा आया है जर्म सेल ट्यूमर वाला, ये इन्होंने एक रैंडमली टेस्ट करवाया था जिसमें इनको ये लगा कि हाँ जी इनको कैंसर निकल सकता है। देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने स्टार्ट की थी। एक लैब वाले ने सिर्फ रैंडमली बोला था
कि जी पैकेज सस्ता आ रहा है, आप पूरा पैकेज ले लो बस। अच्छा। इन्होंने कोई भी इनकी वो मेंटेलिटी नहीं थी कि हम सिर्फ मार्कर्स इसलिए करवाएं कि हाँ हो सकता है हमें कैंसर हो, ऐसा कुछ नहीं था। पेशेंट को चेस्ट पेन था, सांस फूलता था, बस और कुछ नहीं। तो पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और लाइफ स्टाइल भी हेल्दी रहता है। तो 1 साल में तो करवा ही लेना चाहिए। अच्छा, कुछ का मैंने ऐसा देखा था कि मान लो हल्का फुल्का सिम्टम्स वाले कैटेगरी की हम जब बात कर रहे थे, अगर वो थोड़ा सिम्टम आने के पॉइंट में टेस्ट से डर रहा है कि अर्ली पॉइंट में हो ना हो, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना शुरू कर देता है और योगा शुरू कर दी या डाइटिंग ठीक कर दी, वर्कआउट शुरू कर दिया है, और टेस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहा है उसको डील करने से, इग्नोर कर देता है कि ना। पहले मैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके फिर 5-6 महीने अगर कुछ नहीं हुआ तो वो वाली अप्रोच। ये देखो अप्रोच अब डिपेंड करता है कि उसको अर्ली साइन आया क्या है। अब अर्ली साइन में सपोज करो उसका वेट लॉस हुआ है, एक सिंगल साइन, मैं ये नहीं कह रहा कि एक सिंगल साइन या सिम्टम्स आपको कैंसर तक पहुंचा सकता है, वो नहीं है। एक मतलब ग्रुप आएगा आपका, सिंपल सी बात है। अकेला आपको वेट लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर है इसलिए वेट लॉस हो रहा है। हो सकता है आपने डाइटिंग स्टार्ट ही कर रखी हो, ठीक है, या टाइम से खाना ना खा रहे हो तो इसलिए आपका वेट लॉस हो रहा हो। 2-3 साइन, जैसे वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस आ गया, इजी फटीगिलिटी हो गया, थोड़ा सा चलते ही फिर से उसका सांस ऊपर नीचे होने लग गया है, बैठ रहा है, फिर चल रहा है, फिर बैठ रहा है, तो उसमें हमें थोड़ा सा वरी होने की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो एक सिंगल सिम्टम्स के बेस के ऊपर कुछ नहीं। अब वो जैसे सपोज करो सिंगल सिम्टम आ गया पेशेंट में, कोई भी उसको साइन दिख गया, हाँ जी, उसने अपना वो इतना एग्रेसिवली उसने अपने आप को कन्वर्ट किया कि अब मैं योगा की लाइफ, वैसे तो पहले कोई करेगा नहीं इतना अगर सीधा आज की जनरेशन अगर हो जाए तो पार्क फुल रहेंगे सारे के सारे, सुबह सुबह अपने कपाल भाती करते हुए मिलेंगे। तो होता नहीं है। बर्गर छोड़ नहीं सकते, पिज्जा छोड़ नहीं सकते, फास्ट फूड जंक फूड छोड़ नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ एक इस पे ही पॉडकास्ट बहुत जरूरी हाँ, है, बिल्कुल। डाइट वाले सेगमेंट को अभी लेकर। अपन ने जैसे ये सीरीज स्टार्ट की है, लोग, हो सकता है ये अपनी पहल है, लोग अवेयर ही हो जाएं कम से कम। हम इसमें जितनी भी अपनी सीरीज आएगी, अपन कोई भी मेडिकली ऐसा डीपली अपन कोई पॉडकास्ट शूट नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को समझने में दिक्कत हो। एक स्पेसिफिक चीज है कि हाँ जी ये अगर आपको है तो चेक करवाओ, नहीं है तो रहने दो। हाँ, तो इसमें मेन चीज जो आम इंसान को चीजें पता होनी चाहिए उसको लेकर ये चलेगा। अच्छा, नॉर्मली से इसमें हम जब डाइट वाला लेके चलेंगे, पैकेज फूड्स की बात बहुत बार उठती है, बहुत रील्स के अंदर बात आती है, तो आपने जब टेक्निकली उस देखा हो तो कितने फैक्टर्स इस चीज के रिगार्डिंग कुछ हाथ लगे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल पाए जा रहे हैं? ये देखो पैकेज फूड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? फूड पॉइजनिंग। आज की डेट में कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती, ठीक है, मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। क्या करते हैं कि पैकेट का आइटम बना दिया, अब वही पैकेट का आइटम आपने सपोज करो आपने बनाया और आप खुद ही बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपने अगर एक्सपायरी उसकी 2 दिन की डाल दी, 1 पैकेट 2 पैकेट को तो आप फेंक दोगे, हजार पैकेट थोड़ी ना फेंके जाते हैं, आप उसकी एक्सपायरी फिर चेंज कर दोगे। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो तो सड़ गया ना, बासी हो गया ना खाना। नॉर्मली एक्सपायरी वाला लफड़ा है। एक्सपायरी वाला तो लफड़ा है ही है। पैकेट का आइटम तो देखो सबसे मेन ये रिस्क फैक्टर हैं सारे के सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैकेट का आइटम खाओगे तो आपको कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि दुकानों पे भीड़ लगनी बंद हो जाए, फिर वो कहें कि यार उस पॉडकास्ट ने बोला था पैकेट का आइटम नहीं खाना तो लोग ना तो इतना फॉलो करते हैं, बट हाँ, लेकिन जिसके घर में या किसी नॉन में तो थोड़ा इन चीजों को लेकर संभलना शुरू हो जाता है, थोड़ा संभलना स्टार्ट हो जाए। जंक फूड आज की जनरेशन नहीं छोड़ सकती। आप चाहे कितना ही पैसा खराब कर लो, कितना ही पॉडकास्ट बना लो, मैं सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कैंसर हो जाएगा तब भी पीता है। कितनी बेकार साइन होता है। सबसे ऊपर ये देखो कि मतलब प्रॉपर सिगरेट में दिखा रखा है माउथ अल्सर, मुंह पूरा फटा हुआ है, जबड़ा फटा हुआ है सारा का सारा, फिर भी लोग नहीं देते, फिर तो शौक से पीते हैं और उसी साइन को जेब में लेके चलते हैं कि फ्यूचर में होना तो है ही। अब वो कब होना है, कितनी प्रोग्रेस होनी है उसके अंदर, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो पैकेट का आइटम एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो इसमें जो मैं टॉपिक सोच रहा हूँ कि एक तो हमारा एक ये डाइट वाला चल सकता है, दूसरा अपने सर्जरी वाला टॉपिक बोलो, उस पर हम बात कर सकते हैं, तीसरा लाइफस्टाइल के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल के ऊपर बात करनी मतलब हम दोनों ही बात कर सकते हैं, ना तो आप घर जाके फॉलो करोगे ना मैं फॉलो करूंगा। जो आज की डेट के अंदर जो डेली रूटीन या बेसिक रूटीन चल रहा है ना, उसमें नहीं फॉलो होती वो लाइफस्टाइल। नहीं मतलब उसमें इतना तो हो सकता है ना कि भाई आप
पानी का इनटेक इतने ड्यूरेशन में ले लें, वर्कआउट उतना हैवी ना कर पाए तो लेकिन इतनी मूवमेंट वीक में इतनी हो जाए। अब मैं एक थोड़ी बहुत चेकलिस्ट तो हम डिस्कस कर ही सकते चेकलिस्ट हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे वो। मैं आपको नॉर्मल से जो पेशेंट मेरे पास एडमिट रहते हैं, ठीक है, जो पानी कम पीते हैं, ये तो हॉस्पिटल में आने के बाद बता रहा हूँ, उनको जब हम बोलते हैं कि बाबा कम से कम या माता जी पानी तो पियो, 3 से 4 लीटर तो पियो एक दिन के अंदर, वो वहां हॉस्पिटल में नहीं पीते तो घर कितना पीते होंगे वो। तो ये सबसे मेन चीज है। लाइफस्टाइल के ऊपर अपन बात करेंगे लेकिन फॉलो नहीं होता, ना कोई करता है। सब अपना पॉडकास्ट भी लोग देखेंगे, एक दो बात उनको ध्यान में रहेंगी, बार बार अगर उनको दिखाते रहेंगे तो शायद कोई किसी को कुछ समझ रेशियो में आ का फर्क जाए, कुछ तो रेशियो का पड़ेगा फर्क ही। पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे इसमें जाननी थी कि जैसे हम जब मेडिसिन लेते हैं तो लोग कहते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स के भी बहुत ग्राउंड बनते हैं, तो ऐसी कोई ये भी कुछ स्टडी आई है कि और डिजीज की मेडिसिन के चक्कर में कैंसर बन गया? नहीं, देखो कोई भी ड्रग्स होती है ना, कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, उनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी ड्रग ले लो, ऐसी कोई ड्रग ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, और ज्यादा बड़े साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप डीप में मत जाओ, मैं आपको कैंसर के साइड इफेक्ट गिना देता हूँ। जो हम कीमो देते हैं, जो लोग सोचते हैं पता नहीं कीमो देने से क्या ही हो जाएगा, तो बाल उड़ जाते हैं, हेयर लॉस होता है, लेकिन आपकी रूट स्टेबल है। आपका जब हम ट्रीटमेंट बंद करेंगे रीग्रोथ तो होगी, 3 to 6 मंथ के अंदर वो हेयर रीग्रो कर जाएंगे। अब 60-65 साल के बाबा या माता के अगर बाल उड़ भी गए तो उड़ जाने दो ना, जिंदगी जरूरी है, बाल जरूरी है। दूसरा, नोजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगेगी, ठीक है, वीकनेस आ जाएगी। ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं जो हर मेडिसिन के होते हैं। मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले ये सारी चीजें उसको एक पेपर पे लिख के देता हूँ, और जब तक वो ट्रीटमेंट करते हैं वो पेपर उसके पास ही रहता है। जिस दिन फर्स्ट डे पेशेंट आया, उसकी जो काउंसलिंग की है, जो उस पेपर पे लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि भाई आज मैंने कुछ बोला है और 1 मंथ के बाद मैं कुछ और बोल रहा हूँ। पेशेंट के अटेंडेंट के पास वो पर्चा होता है, उस पर्चे के बाहर कुछ भी नहीं जाता। अगर आपको सिम्टम्स आने हैं, कीमो के साइड इफेक्ट आने हैं, तो वो उस पर्चे में लिखे हुए हैं। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट बाहर से नहीं आएगा जो मैंने आपको नहीं बताया हो और आपको मुझसे लड़ाई करनी पड़े, क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर से बहुत जल्दी लड़ाई कर लेते हैं पेशेंट के अटेंडेंट। तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। जो टाइम पीरियड फिक्स बताया हुआ है, ऊपर नीचे 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन चलेगा उस पर्चे के हिसाब से ही। ऐसा कोई भी चीज बाहर की नहीं है उसके अंदर कि आप आए जी आपने तो लिखा नहीं है, लेकिन हमारे पेशेंट को आ गया। तो ये सिर्फ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं जो हर कीमो के होते हैं, हर मेडिसिन के होते हैं। चाहे आप उसमें बुखार की ले लो, चाहे उल्टी की लो, किसी की भी ले लो, किसी भी बीमारी की आप कर लो, जो भी एंटीबायोटिक है उनके सिंपल से साइड इफेक्ट है। ऐसे ही कीमो की ड्रग के साइड इफेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं एक और ले कंक्लूड करता हूँ आज। जैसे अभी हमने पॉडकास्ट से पहले डिस्कशन किया और नॉन में हुआ है जिनको, ऐसे ग्राउंड बहुत आते हैं कि जब पता लगा तो हम अलग अलग जगह उसको लेकर क्वेरी करते हैं, टाइम स्ट्रेच करते हैं। अब जिसके साथ बीत रही है तो वो बंदा अपने लेवल पे कॉमन सी बात है, कंसर्न है, तो वो बार बार जा रहा है। तो उसमें एक आपके अकॉर्डिंगली क्या प्रोसेस ठीक फॉलो होना चाहिए? यार देखो, सबसे मेन चीज है आपका प्रोसेस हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि आपके पेशेंट को कैंसर है, और आपको अब ये भी पता लग चुका है कि उसको दवाई कौन सी जानी है, कौन से टाइप का कैंसर है, और एनसीसीएन की गाइडलाइन क्या बोलती है इस मेडिसिन के लिए, क्या बोलती है कि इसकी सर्जरी हो सकती है या पहले कीमो करें, कीमो के बाद हम सर्जरी करें। तो आपके पास स्पेसिफिक, आपके पास सफिशिएंट, आपके पास है डाटा आ चुका है। अब आपके पास डाटा आ चुका है, अब आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आप चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट करवाओ, मैं अपने हर पॉडकास्ट में एक ही बात कहूंगा, आप चाहे किसी भी गांव में अगर कोई बैठा हुआ है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उससे करवाओ, चाहे आप यहाँ आके आप चाहे मेदांता से करवाओ, चाहे मैक्स से करवाओ, फोर्टिस, किसी से भी करवाओ, चाहे आप फॉरेन जाके करवाओ, कैंसर का ट्रीटमेंट सेम है। जो बीमारी है उसी का ट्रीटमेंट एनसीसीएन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी डॉक्टर उसको चेंज नहीं कर सकता। दिमाग का तुक्का नहीं लगता इसके अंदर, इसमें स्पेसिफिक प्राइवेट हो, कुछ किसी में भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप ट्रीटमेंट ना करवा के सिर्फ उसको डिले कर रहे हो। कैंसर की सेल हैं वो अनहेल्दी सेल्स हैं बॉडी के लिए, वो अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगी, अंदर घुस के ना आप देख सकते ना मैं देख सकता। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वो बनेंगी बनेंगी। और वो अच्छी जो सेल है ना, उनका भी न्यूट्रिशन लेंगी तो अच्छी वाली सेल और डाउन होती चली जाएंगी। तो इसलिए कैंसर इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो अब आपके पास आ चुका है, आपको ट्रीटमेंट पता है, इधर उधर घूम करके हॉस्पिटल में जाके आपको ओपिनियन लेना है, तो एक सिंगल डे सफिशिएंट होता है।
अगर आप गवर्नमेंट को छोड़ दो तो 24 आवर्स सफिशिएंट होते हैं 3 से 4 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और 3 से 4 ऑन्को सर्जन के पास ओपिनियन लेने में। रात की 11-11 बजे की भी मेरी ओपीडी होती है, पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं है कि रात को पेशेंट नहीं आते हैं। तो आप अगर डिले करोगे ना तो फिर आप लाइफ को खींचते जा रहे हो, वो हाथ से निकलती जा रही है, आग लग चुकी है, आप बुझाने की जगह उसको बढ़ाए जा रहे हो, बस ये है। तो इसमें एक थोड़ा ब्लंट क्वेश्चन पूछूं, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का इंफ्रा आज जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, तो क्या गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दें, प्राइवेट को प्रायोरिटी दें? तो इस केस में बहुत सारा कंफ्यूज ये भी है, कुछ का ट्रस्ट है कि हमें बिल्कुल एम्स में जाना चाहिए या किसी प्राइवेट पार्ट में जाना चाहिए, फिर प्राइवेट में बिलिंग का भी ये कहीं ना कहीं उसके माइंड में सबसे दौड़ता है। फिर मतलब एक पॉडकास्ट इसलिए हो सकता है इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर भी, इसमें क्या कुछ सपोर्ट बहुत सिस्टम बहुत है? अच्छा हो सकता है। और हाँ। इसमें देखो जो आपने क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज करो मैं अपने पेशेंट को लेके एम्स में चला गया या पीजीआई चला गया, सफदरजंग चला गया, मुझे वो प्रोसेस को फॉलो करने में इतना टाइम लग जाएगा ना। मतलब मेरे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी, देन फिर हम पेशेंट का जो भी उसकी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट बन के आएगी, फिर वो आगे प्लान करेंगे जी इसका बायोप्सी करें, फिर बायोप्सी की रिपोर्ट का वेट करेंगे, फिर आईएससी की रिपोर्ट का वेट करेंगे, फिर वो कहेंगे जी अब आपको 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड की डेट मिल गई है। अब आप ये देखो कि 2 से 3 महीने बाद की डेट मिलेगी? डेट मिल गई है। ये तो है नहीं कि आप पहले पेशेंट हो, जा रहे हो, तो इन 2 महीनों में क्या होगा? 2 महीने में कुछ नहीं, आपको डेट मिली है ना, क्योंकि वहां पे बेड ही अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट चालू ही नहीं होगा। ट्रीटमेंट चालू ही नहीं हुआ। अब ओरल टैबलेट लेना मतलब ये है कि आपने आग के अंदर, आपने एक पूरे घर के अंदर आग लगी हुई है और आपने एक लोटा पानी का डाल दिया, क्या ही होगा उससे? मतलब ओवर ऑक्युपाइड है इसलिए, बेड ऑक्युपाइड है, एक डॉक्टर के ऊपर पेशेंट ज्यादा है। मैं गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ। Okay. प्राइवेट वाला तो आपका जितना स्पीडली काम करेगा ना, लेकिन इशू आता है, देखो जो Billing लोअर में। क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कैश वाले, तो उनकी मजबूरी है कि आप एम्स में जाओ या किसी भी गवर्नमेंट सेटअप पे जाओ। अब तो हमने तो आयुष्मान से भी काम स्टार्ट कर दिया है, जो मोदी जी का है, जो 5 लाख रुपए वाला जो कार्ड सर्कुलेट हो रहा है आयुष्मान वाला, उस पे भी करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें बताएंगे क्या है इसके आयुष्मान की कंडीशन? आयुष्मान में ये होता है कि देखो, आयुष्मान आपका कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। ओके। ठीक है, इसमें जो ये मिथ फैला रखे हैं लोगों ने कि जी आयुष्मान का कार्ड से ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, अगर आप तरीके से काम करोगे ना तो गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल को पैसा देती है। अगर आप उसमें फर्जीवाड़ा करेंगे या उसमें 1 कोड की जगह 5 कोड लगाएंगे, क्योंकि सब काम आयुष्मान में कोड से होता है, तो यार सिंपल सी बात है, जो पास करने वाले हैं वो भी तो डॉक्टर हैं, वो भी तो कुछ पढ़ लिख के वहां पे बैठे होंगे ना। तो आप अगर तरीके से काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। आप आयुष्मान के पेशेंट का ट्रीटमेंट कीजिए, गवर्नमेंट अपने आप आपको आपका बिल रिम्बर्स कर देगी। तो सबसे मेन चीज है कि आयुष्मान 5 लाख रुपए का है, 5 लाख एक सफिशिएंट है। सिर्फ आयुष्मान में एक ड्रॉबैक क्या है कैंसर के पेशेंट के लिए, उसके अंदर इम्यूनोथेरेपी जो है वो कवर नहीं है। रीजन बीइंग कि इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं, आपके पास सिर्फ 5 लाख की लिमिट है। तो 5 लाख तो बहुत कम है मेरे 5 लाख कम है। इम्यूनोथेरेपी एक इंजेक्शन 4-4.5 लाख रुपए की लमसम आता है। तो अगर एक इंजेक्शन अगर आयुष्मान ने दे दिया तो वो तो आपका कार्ड साफ, पेशेंट क्या ही करेगा। अब 5 लाख में आयुष्मान के अंदर पेशेंट का इलाज कैसे हो जाता है, मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। अगर आप मेरे पास कैश में आए हैं तो सेम ट्रीटमेंट के रूप में मैं आपसे लूंगा 50,000 भी ले सकता हूं, 55 भी ले सकता हूं, 60 भी ले सकता हूं, डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन लगनी है। आयुष्मान में कोड फिक्स है जी, अगर आपको इस ट्रीटमेंट के 11,000 रुपए मिलेंगे ना तो आपको 11 ही मिलेंगे। अब आप उसमें 24 घंटे आपको रखना भी है, 1 या 2 मेडिसिन जो भी कीमो की लगनी है वो लगानी भी है, पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवानी है, पेशेंट को जो कीमो की दवाई से पहले बाद में जो प्री एंड पोस्ट मेडिकेशन लगता है वो भी लगाना है, हॉस्पिटल का बेड भी इंक्लूड करना है। और वही 11,000 अगर मैं कैश में करता हूं सेम पेशेंट को तो 50,000 का बिल बनता है। इसमें तो फिर हॉस्पिटल वाले इग्नोर करते होंगे। नहीं, सबसे मेन चीज है कि आयुष्मान का खेल क्वांटिटी का होता है पूरा का पूरा, आपके पास वर्कलोड आता है। ठीक है ना, अगर आप आयुष्मान में काम कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए मैं 1 पेशेंट या 2 पेशेंट पे करूंगा तो हॉस्पिटल को लॉस है, सिंपल सी बात है। अगर मैं सपोज कीजिए कि मेरे पास 6 बेड है, मैंने उसमें से 3 बेड आयुष्मान के लगा दिए, मतलब 3 पेशेंट मेरे पास आयुष्मान के और 3 पेशेंट मेरे पास, और 3 पेशेंट कैश के मेरे पास नीचे से आके चले गए किसी भी बीमारी के,
तो जो 3 पेशेंट है, गवर्नमेंट ने तो फिक्स दिया ना, तो हॉस्पिटल को तो लॉस हो गया ना। और मेरे पास एक सेटअप ऐसा है जिसमें मेरे पास 50 पेशेंट आयुष्मान के हैं, डेली के मैं 50 पेशेंट को दवाई लगा रहा हूँ, कीमो लगा रहा हूँ, तो ये क्वांटिटी का हो गया ना। तो वैसे मतलब कोई भी आयुष्मान वाला है तो मना नहीं करेगा हॉस्पिटल? बिल्कुल बिल्कुल मना नहीं करेगा। आयुष्मान का कार्ड है तो स्पेसिफिक रीजन देगा कि वो क्यों उसका इलाज नहीं करना चाहता है। अगर आपके पास कोड अवेलेबल है तो आयुष्मान का आप ट्रीटमेंट कीजिए। देखो, हॉस्पिटल को कभी भी लॉस नहीं होता है, ये दिमाग में रखना चाहिए हर किसी को, हर पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, जो भी ये सुन रहा है। हॉस्पिटल कभी लॉस में नहीं जाता है। एक बार चलने के बाद हॉस्पिटल लॉस में जाएगा तो स्टार्टिंग में। अगर किसी ने 3 से 4 साल मेंटेन कर लिया तो वो हॉस्पिटल कभी डाउनफॉल होगा ही नहीं। चाहे आप उसमें आयुष्मान का काम करो, चाहे ESI, CGHS, ECHS या फिर कैश का करो। अच्छा, इसमें वैसे तो हम अलग से करेंगे हम कवर। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस जो होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें कैंसर कवर का है प्रोसेस? पूरा 100% कवर होता है। और आज की डेट में तो प्राइवेट कंपनी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम भी चला रखी है। मतलब अब तो सारी कंपनियों ने चला रखी है। मतलब पहले क्या होता था कि आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया, एक साल में आपको 10 ही लाख रुपए मिलेंगे, अगर उससे ऊपर कुछ भी हुआ तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आज की डेट में क्या है कि कंपनीज कैसी 1+1 की स्कीम ला रही हैं कि आपने 10 लाख रुपए यूज हुआ, 24 आप डिस्चार्ज, एक बार डिस्चार्ज होना पड़ेगा, आप फिर से सेम बीमारी के लिए वापस से 24 आवर्स के बाद रीएडमिट हो गए, देन अगेन आपके 10 लाख रुपीस खड़े हो जाएंगे। अब नई कंपनियां एक और काम कर दिया उन्होंने, अब अनलिमिटेड ले आए हैं। अनलिमिटेड का मतलब कि आप जाके एडमिट हुए, आपको कोई मतलब नहीं है जी आपका कितना बिल आ रहा है कितना नहीं आ रहा। प्रीमियम महंगा होगा उनका, प्रीमियम महंगा आएगा, बस वही है। आपको जैसी फैसिलिटी वैसा पैसा। इसकी तो बहुत जरूरत है इस पॉडकास्ट की। ये इसमें इंश्योरेंस कंपनीज एक तो ना अभी से फेब मार्च आ रहा है तो टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी बंदे को मार्च तक ये चीज प्लान करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रेट इंक्रीज होने वाले हैं धीरे धीरे। तो मैं मतलब किसी भी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में जो लाइफस्टाइल चल रहा है और मुझे जिस हिसाब से अपन आइडिया लगा रहे हैं, अगली 5 साल के अंदर कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा होने वाले हैं। देख लो ना, विद इन द 5-6 मंथ देखें तो सर्कल में ही केस कहीं ना कहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आपका सर्कल जितना बड़ा होता जाएगा उतने ही कैंसर के केसेस आपके आमने सामने चलते जाएंगे। वो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, तो सबसे मेन यही है। चलिए, बहुत अच्छी टाइमिंग पे ये अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। तो आपके भी कुछ ऐसे सुझाव हैं कि जो थोड़ी प्रायोरिटी में पहले कवर अप करने हैं तो आप कमेंट के थ्रू में बता भी सकते हैं। बाकी हमने जो कवर अप किया कि तो सर्जरी को लेकर और डाइट को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर और फिर इंश्योरेंस को लेकर अभी 4-5 टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में अलग अलग मुद्दे पे बातचीत करके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू योगेश जी। अगले पॉडकास्ट में फिर नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच में आएंगे। तब तक आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस के बेस पर हम इनपुट लेते रहेंगे। बाय दैट टाइम ट्राई करें कि जो भी डिस्कशन हो रही है उनको अप्लाई करने की। मामला केवल सुनने का नहीं है, आपने सुन के रख लिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई फायदा नहीं होगा। जब आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ कुछ होता तब आप ऐसा कंटेंट ढूंढने जाते हैं कि जेन्युइन कोई बता दे, हेल्प मिल जाए। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके बीच में लेके आ रहे हैं, ये वो हैं जो आज के टाइम पे रेड अलर्ट सिग्नल आप लेके चलें कि आज ऐसा माहौल, ऐसा पॉल्यूशन, ऐसा डाइट, ऐसा लाइफस्टाइल बन चुका है कि आप अपने करियर की बातें, अपने फ्यूचर की बातें, प्रॉपर्टी लेने की बातें कितनी भी करते रहें, लेकिन हेल्थ ही नहीं रही, सब जीरो है। तो आई होप ये सीरीज आपके सिस्टम में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी फैमिली में ऐड ऑन दे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, टेक केयर।